टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव। इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिल करके आपको हर बार शो में कुछ ना कुछ खास बताते हैं। इस बार शो में भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि कहीं पैन के नंबर में धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है, सही पैन डला है कि नहीं डला है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि इसके जरिए काले धन का लेन देन होता है, इसलिए निगरानी काफी सख्त बढ़ा दी है। आप नहीं भी लेन देन करते हैं, लेकिन असावधानी हुई तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा इस शो में कि आगे चल करके अगर एनपीएस से आप पैसा निकालते हैं तो एनपीएस से पैसा निकालने पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है। और एक और चीज कि कई बार आप अपनी पत्नी को पैसा देते हैं, पत्नी उसका फिक्स डिपॉजिट कर लेती है और उस पर मिल गया ब्याज, तो ब्याज पर पैसा कौन चुकाएगा, इनकम टैक्स कौन चुकाएगा, आप चुकाएंगे कि आपकी पत्नी। ऐसे कई सारे दिलचस्प सवाल हैं जो आज शो में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत प्रॉपर्टी के लेन देन से, क्योंकि ये मामले काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में कुछ आप गलतियां कर बैठते हैं, कुछ गलतियां जानबूझकर भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ रही है आजकल, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतने सारे हथियार आ गए हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेगा ही लेगा। आखिर पूरा पेंच क्या है, कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, क्या है मजा, चक्कर क्या चल रहा है? जी हाँ, जब आप 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, खरीदते या बेचते दोनों में, हाँ, तो सब रजिस्ट्रार जहां इसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, उसको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कि कौन से वो ट्रांजैक्शंस थे जो 30 लाख से ऊपर के थे। ठीक है, ये एसआरओ, सब रजिस्ट्रार ऑफिस को। अब क्या हुआ कि 5 सिटीज में, गुरुग्राम, करनाल, हरियाणा, सोनीपत, फरीदाबाद, इन 5 सिटीज में लक्ष्मण ध्यान दीजिएगा, 2.5 लाख मामले ऐसे सामने आए, 3,12,000 करोड़ रुपए के, 3,12,000 करोड़ रुपए के, जिसमें कि जो एसआरओ की रिपोर्टिंग थी वो नहीं हुई या फॉल्टी हुई। अच्छा, अब नहीं हुई तो मतलब रिटर्न नहीं फाइल की होगी, जो एसएफटी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फॉल्टी ऐसी हुई कि पैन नंबर गलत डाल दिए गए। अच्छा, तो अब देखिए ये 30 लाख से ऊपर रिपोर्टिंग क्यों कराई जाती है, जिससे कि आपका जो एआईएस होता है, आईना इसे समझिए, मैं उसको बोलता हूं, जिसमें आपके सारा लेखा जोखा सामने दिख जाता है, तो उसमें ये ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको उसको रेटिफाई करना होता है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है। अब जब पैन नंबर गलत डल जाएगा तो ये उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो किसी ने पैन नंबर गलत डाला होगा, किसी से पकड़ा गया होगा, या डिपार्टमेंट को सुराग मिला, या डिपार्टमेंट को ये पता लगा कि ये एसआरओ अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं, तो यहीं से बस शक शुरू हुआ। और ये इस शक की तरफ ले जाता है कि क्यों ये छुपाई गई, क्यों रिटर्न नहीं फाइल कर गई, क्यों पैन नंबर गलत फाइल किए गए। और अगर कंट्री लेवल पे बात करें लक्ष्मण, तो जो डिपार्टमेंट का एस्टिमेट कहता है कि 7.5 लाख करोड़ के मामले इस प्रकार की त्रुटि की वजह से या जानबूझ के गलती की वजह से हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हमने तो कर लिया ट्रांजैक्शन, मान लिया 40 लाख का कर दिया, 50 लाख का कर लिया, और एसआरओ नहीं दिखा, तो हमारी क्या गलती? अब एसआरओ ने नहीं दिखाया, ये तो एसआरओ की गलती। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इन ऐसे एसआरओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो गई। नहीं, लेकिन हमारा एसआरओ जाने अपने। मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ। अब हुआ क्या कि देखिए, बायर और सेलर 2 होते हैं। हाँ। अब बीच में कोई ब्रोकर होता है या एजेंट होता है जो आपका सारी मदद करता है पूरा कराने में। अब मान लीजिए बायर ऑनेस्ट है या सेलर ऑनेस्ट है, दूसरा ऑनेस्ट नहीं है मान लीजिए, या उसके मन में कुछ शरारत आ गई, उसने पैन नंबर गलत डाल दिया, तो अब क्या होगा, आप सीधा बायर या सेलर होने के नाते आप प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि आपका ट्रांजैक्शन कुछ और कह रहा है, उसने कुछ उसमें गलत इंफॉर्मेशन डाल दी। अच्छा। तो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो आप खामखा उस लपेटे में आ जाते हैं, उस गलत जानकारी के चक्कर में पूरे में आप भी आ जाते हैं। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि अगर आप सेलर हैं और बायर ने गलत पैन दिया, तब भी आप भी फंसेंगे। ट्रांजैक्शन तो दोनों को मिलके बनता है ना। आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कैसे करते हैं? एक ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, पहले ने बेचा। इसीलिए कहते हैं प्रॉपर्टी बेचो तो अच्छे आदमी को बेचो। हाँ, पूरा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी का एक बेसिक नियम है कि आप प्रॉपर्टी जिसको बेच रहे हैं या जिससे खरीद रहे हैं, और लोग नॉर्मली खरीदते हैं वहां तो करते हैं लक्ष्मण ड्यू डिलिजेंस, पर जिसको बेचते हैं वहां नहीं करी जाती कि हमें क्या लेना, अब तो जा रही है, अब तो जा रही है, पर ऐसा नहीं है। तो ये टैक्स के मामले में भी अप्लाई करता है कि आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें
कि SRO में जो पैन नंबर जा रहा है और आप ऑनेस्टली डील कर रहे हैं तो पैन नंबर उनके रिकॉर्ड में सही जा रहा है, क्योंकि वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें आपका गलत इंफॉर्मेशन चला गया तो आपके ऊपर ये इल्जाम लग जाएगा कि आपने अपना पैन नंबर गलत दिया। अरे वाह भाई साहब, ऐसा है कि प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं तो इसको जरूर सुन लीजिएगा। हमें तो आज तक पता था, अपना खरीदने वाला जाना जो जाना, हमने तो बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले ने कोई गड़बड़ी कर दी, अपना पैन गलत दे दिया, आधार गलत दे दिया, अपनी पहचान गलत दे दी, कहीं फंसेगा मामला तो आंच आप तक आएगी। इसलिए आपको भी संभल कर रहना है। और प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनकम टैक्स के लिहाज से देखें तो पैन जो है आप अपना तो सही दीजिए, सामने वाला भी सही दे, वो भी आप सुनिश्चित कर लेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहें। क्यों? और इसमें लक्ष्मण एक छोटा सा कैच है कि 50 लाख से ऊपर जब प्रॉपर्टी होती है तो आपको पता है उसमें तो TDS कटता है। तो भाई आप ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई जब TDS कट रहा है तो फिर तो TDS में तो ऑलरेडी टैन पैन सब होता है। तो ज्यादातर मामले 30 और 50 लाख के बीच में, आप समझ रहे हैं कि 30 लाख जो थ्रेशहोल्ड SFO के लिमिट है और 50 लाख जहां से TDS की लिमिट शुरू तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट लिमिट है, मेरा मानना है कि इस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन को लोग आमतौर पे मानते चलो छोटा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेकिन यही जाके पेच फंस जाता है। इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कई सारे दिलचस्प बातें आगे शो में बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। पहले उनसे बातचीत कर ले तो उनकी समस्या सुलझाते हैं। सबसे पहले चलते हैं रमेश रावत जी के पास। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी देहरादून से बोल रहा हूँ सर। देहरादून से बोल रहे हैं। चलिए, वहाँ मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बगैर पंखे के बैठे हुए। अरे बगैर पंखे के बैठे, हम लोग तो ऐसे ही चला रहे हैं तब भी गर्मी आती रहती है। बताएं, इनकम टैक्स में क्या मामला फंस गया आपका? सर मैं अपनी वाइफ को जो गिफ्ट देता हूँ कभी ओकेजनली, और उससे जो उसके FDs का जो इंटरेस्ट आता है जी, उसको मैं अपनी इनकम में क्लब करता हूँ अंडर सेक्शन 64 और उसमें मैं टैक्स दे देता हूँ। ठीक है। तो वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम सर वहाँ पे आती है जब वो अपना रिटर्न भरती है और मैं आपको इनकम में अपने ऐड कर अदर्स वाले में क्लब इनकम ऐड करके उसे टोटल पे टैक्स देता हूँ। जब वो अपना रिटर्न भरती है तो उसमें जो अदर इनकम वाला जो शेड्यूल है उसमें वो ऑलरेडी प्री फिल्ड आती है फिगर्स, इंटरेस्ट वाली सब जी। अब जबकि उसके उस प्री फिल्ड पोर्शन में से कुछ पे मैं टैक्स दूंगा तो उनके उसमें वो नहीं जानी चाहिए। और अगर मैं उनको वही रिड्यूस कर देता हूँ उन फिगर्स को बाय दैट अमाउंट, तो वो टैली नहीं करेगी उनकी जो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट से, तो वो क्वेरी आएगी। तो मैं उसको कहाँ घटाऊं ये मेरे को समझ नहीं आता कि उनका रिटर्न में उसको कहाँ घटाऊं उस अमाउंट को जो मैं अपनी इनकम में क्लब करता हूँ। बिल्कुल, कोहली साहब बताएंगे। बड़ा ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है और प्रैक्टिकल सवाल है, दिक्कत है। बिल्कुल। और रमेश जी, आप तो ठीक कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल क्लब करके दिखा रहे हैं। आपको पता है जब आपके दिया हुआ पैसा है तो आप उनका इंटरेस्ट आएगा तो आप में क्लब होगा। उनकी जो रिटर्न है उसमें आपको ये करेक्शन करनी है कि प्री फिल्ड भले ही आता है पर आपको ये पता होगा कि प्री फिल्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें आप इनकम चार्जेबल टू अनदर पर्सन एक लिखा होता है एग्जेम्प्ट इनकम कैटेगरी में, यानी इनकम उसको आप वहां ट्रांसफर कर दीजिए। अव्वल तो ऐसा करने से आपको क्वेरी नहीं आएगी। मान लीजिए क्वेरी आती भी है तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि ये असल में मेरे दिए हुए फंड्स थे और इसका मेरे में ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, मेरे में क्लबिंग हो चुकी है, तो दो जगह तो टैक्स नहीं लग सकता है। तो आप मैं दोबारा से बता देता हूं कि इनकम चार्जेबल टू अनदर पर्सन शेड्यूल EI में एक कॉलम होता है, वहां पर आप इसको चेंज कर। प्री फिल्ड इसलिए आता है क्योंकि ब्याज उनके नाम है, तो बैंक से जब इंफॉर्मेशन कोलेट होकर आती है तो वो उनके में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर बैंक को ये नहीं पता होता कि ये पैसा आपका दिया हुआ है और ये आप में जाके जुड़ना है, तो इसलिए आपको ये मैनुअली चेंज करके शेड्यूल EI में लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं रावत जी? I understood exactly what you have said. लेकिन इससे एक सजेशन भी कह सकते हैं कि अगर उसी अदर इनकम वाले शेड्यूल में अगर एक लाइन और ऐड हो जाए, अमाउंट बीइंग क्लब्ड in under section 664 in some other taxpayers income, अगर वहां पर एक प्रोविजन दे दे लेस करके, तो वो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 सर, नंबर 2 अच्छा सुझाव है आपको। मैं अपनी पूरी बात कह लूं तो फिर हाँ जी, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा था इस प्रॉब्लम को अब तक। LIC की व्याय वंदना योजना का जो इंटरेस्ट आता है हमारी इन्वेस्टमेंट का, वो फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली उसमें प्रीफिल्ड नहीं होता जी, क्योंकि वो इनकम टैक्स वालों को इंटीग्रेशन नहीं करते जी, तो मैं अदर्स वाले में वो इनकम ऐड करके और उसमें टैक्स देता था। तो
तो बाद में जब मिसेस के इनकम में क्लब होने लगी तो मिसेस के इनकम रिटर्न भरते हुए मैं वो एनवीटी इनकम लेस इनकम बीइंग क्लब्ड इन माय स्पाउसेस इनकम और वो बैलेंस मैं अदर के आगे भर देता था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी जी। उससे। ठीक, आपने दोनों जो आपने सजेशन दिया रावत जी, वो अच्छा सजेशन है। और दरअसल सरकार समय समय पे इनकम टैक्स की व्यवस्था को थोड़ा सा आसान बना भी रही है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी पेचीदगियां जो हैं वो टैक्स गुरु के माध्यम से सरकार तक पहुंचती भी हैं और समय समय पर सरकार ने इस पर कदम भी उठाया। लेकिन अच्छा सुझाव आपने दिया। ऐसे कभी कोई उलझन हो तो आप संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर, चूंकि कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके, उनके पास भी जाना होगा। अनिल कुमार सचदेवा जी हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अनिल सचदेवा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अच्छा, एक्चुअल में मेरी वाइफ की ना जनवरी 24 में डेथ हो गई थी। सॉरी टू नो दैट। तो उनका बेसिक प्लस डीए प्लस मेडिकल जनवरी 24 से 31 अगस्त तक का मिला था। तो एक पूछना था क्या टैक्सेबल है? अनिल जी देखिए, ये क्योंकि एक तरह से जब बाद में पेंशन आती है उसमें इसको गिन लिया जाता है, तो उसमें 15,000 रुपए या 1/3 की डिडक्शन भी है। परंतु अनिल जी के लिए बहुत जरूरी है, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसमें मृत्यु उपरांत जब परिवार को कुछ मिलता है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में डाल के एग्जेम्प्ट भी अनिल जी माना गया है। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं इस पे। वैसे तो ये इसमें 15,000 रुपए या 1/3 ऑफ अमाउंट आप उसको एग्जेम्प्ट भी क्लेम कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, आपको ये मैं बता दूं। पर कुछ कोर्ट की रूलिंग्स हैं, अगर आप उनका हवाला लेके इसको पूरी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के एग्जेम्प्ट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फिर उन कोर्ट की रूलिंग्स को लिए कल को अगर नोटिस आता है तो थोड़ा सा आपको उसको लिटिगेट करने के लिए तैयार। मैंने लक्ष्मण बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी और ये मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ आपकी इजाजत से, क्योंकि इनके काम का और सभी आपका तजुर्बा बहुत लोगों काम आता है, सभी दर्शकों के मतलब की बात है। मैंने देखी कि अलग अलग सर्कल्स में इनकम टैक्स के भारत में एक ही मैटर पर अलग अलग राय थी, जबकि लोगों का ये कहना था कि भाई आयकर विभाग एक ही है। तो ये कैसे होता है कि जबलपुर का कुछ और कहता है, चेन्नई का कुछ और कहता है, हिमाचल का कुछ और कहता है, दिल्ली का कुछ और कहता है, मुंबई का कुछ और कहता है। परंतु ऐसा है, इसलिए मैं आपको ये दोनों व्यू पॉइंट्स दिखा रहा हूं। अगर आप बाद में लिटिगेट कर सकते हैं तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर एग्जेम्प्ट भी क्लेम कर सकते हैं, परंतु नियमानुसार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1/3 और 15,000 तक आप इसको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अनिल जी और चीज है सर, इसको बाइफरकेट कर सकते हैं? मेरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिला है मेरे को जनवरी 24 से जी, तो इसको बाइफरकेट भी किया जा सकता है क्या? नहीं, बाइफरकेट नहीं होगा, ये एक साथ ही दिखाया जाएगा, क्योंकि अब बार बार तो मिलेगा नहीं, एक ही बार मिला है तो एक ही साथ आपको इसको दिखाना पड़ेगा। इसमें आप वो जो रिलीफ होता है एरियर्स का वो नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि सैलरी नहीं है। अच्छा, एरियर का रिलीफ नहीं, क्योंकि सैलरी नहीं है ना, ये तो इनकी स्वर्गीय पत्नी का है, तो इसलिए एरियर्स नहीं माना जाएगा। चलिए अनिल जी, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन यहाँ पर दूर हो गई होगी। अनिल जी की जो बात सुनी तो उससे मुझे एक चीज़ और याद आया कि जब किन्हीं का देहांत हो जाता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो है होता है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कब कितने समय के भीतर फाइलिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, फोन कॉल आ चुका है, उनसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे चल करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर हम लोग आगे करेंगे। लेकिन एक सवाल चूंकि आ चुका है, अजय जी हैं हमारे साथ। अजय जी दरअसल ये मुंबई से हैं। इनका बड़ा सा दिलचस्प सवाल है कि ये प्राइवेट कंपनी में कहीं काम करते थे, तो ये जानना चाहते हैं कि जब रिटायर हो गए तो जो रिटायरमेंट का पैसा मिला तो मिला ही, लीव इनकैशमेंट भी मिला है। अब लीव इनकैशमेंट जो मिला है उस पर ये क्या करें, क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? देखिए, लीव एनकैशमेंट आपको पता है कि अगर 2019 के बाद जब ये बदलाव किया गया था तो इसको बढ़ा के काफी 25 लाख तक ला दिया गया था। उससे पहले ये 3 लाख हुआ करता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया लक्ष्मण, उससे पहले का जिन्होंने 3 लाख लिया उनको ये लगा कि भाई बाद में अब बढ़ा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा 25 लाख लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बाद में क्लेम किया। तो कई सर्कल्स में इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई आपने तो बाद में लिया, ये पहले लिया, ये नियम तो जो है बाद में बदला गया। पर कुछ कोर्ट की रूलिंग्स ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उसको अलाउ भी कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी ये बात बताई। और ये मैं लक्ष्मण, ये जो मैंने अभी आपको समस्या बताई थी, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन हो जाता है और डिपार्टमेंट का एक ही प्लेटफॉर्म पे ना रहना, अलग अलग एक ही मैटर्स में अलग अलग ओपिनियन आना वाकई कंफ्यूज करता है। तो 3 लाख था, 25 लाख बाद में है तो 25 लाख हो गया है। परंतु आप उसको ज्यादा भी क्लेम करना चाहते हैं, टुकड़ों में क्लेम करना चाहते हैं, पूरा 25 लाख यूज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जी,
तो चल उम्मीद करता हूँ कि अजय जी के सवाल यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। लेकिन जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि मृत्यु के बाद जो ITR फाइलिंग वाला मामला जो है कब तक फाइल करना चाहिए, किसके ऊपर जिम्मेदारी है, इस पे सवाल पूछूंगा आपसे और लोगों को समझाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस मुद्दे पर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।